चलिए देखिए, हम लोग का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बायोलॉजी का सेक्शन चल रहा, उसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी है जिसमें आपको लिखा हुआ है क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिमल किंगडम। जिस प्रकार आपको जिस समय शुरुआत हुई थी बायोलॉजी का, उसी समय आपने चर्चा किए थे इसके बारे में थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि ये जो हमारा ब्रह्मांड है मुख्य रूप से बायोलॉजिकल दो भाग में बांटा हो गया है। एक प्राण, एक मतलब प्लांट और एक एनिमल ग्रुप में बांटा गया था। तो ये जो ब्रह्मांड है आपका एनिमल ग्रुप, ये पूरा का एनिमल्स ग्रुप जो रखा गया, इसको पर्टिकुलरली अलग में रखा गया, प्लांट किंगडम को अलग रखा गया। तो इसीलिए जो क्लासिफाई किया कि किस तरह के माने पौधे होते हैं या जानवर होते हैं, एक बुक को आगे चल के जब हायर स्टडी कीजिएगा तब पता चलेगा। रेड डाटा बुक एक किताब लिखा गया है। उस रेड डाटा बुक का मतलब ही होता है कि इस ब्रह्मांड से जो भी प्राणी लुप्त होते जा रही है उसका रिकॉर्ड रखा जाए। ठीक है, तो साइंटिस्ट लोगों ने जब अध्ययन किया तो धीरे धीरे उन्हें बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज के प्लांट्स भी मिले, एनिमल्स भी मिले। तो उन्होंने इन दोनों को दो अलग ग्रुप में बांट दिया। एक को कहा उन्होंने प्लांट किंगडम और दूसरी को कहा उन्होंने एनिमल किंगडम्स। ठीक है, तो किंगडम मतलब क्या होता है? साम्राज्य। जिससे तो जब एनिमल किंगडम्स रखा गया तो एनिमल्स में बड़े से बड़े लेकर के छोटे छोटे जानवर मिले, उसका हाव भाव अलग मिला, सिंगल सेलुलर मिला, मल्टी सेलुलर मिला। सिंगल सेलुलर का अपना अलग फंक्शन था। फिर जब मल्टी सेलुलर का रखा गया तो उसमें अलग अलग, मल्टी सेलुलर मतलब समझ रहे हैं ना, बहुकोशिकीय। यूनिसेलुलर या सिंगल सेल्स मतलब वैसी जीव जो केवल एक ही कोशिकाओं के द्वारा बना हुआ है। हम लोग माना मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल का कॉम्बिनेशन। आपको कोशिका सेल चैप्टर पढ़ाए थे तो बताए थे कि सेल से आपका बना उत्तक, उत्तक से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना हम लोग का बॉडी, पूरा निर्माण होता है। तो जब ये जीव को रखा गया तो स्टडी कैसे किया जाए, जैसे छोटी सी मीनिंग समझिए। अगर कोई चीज का आपको मीनिंग समझ में नहीं आता है तो आप कहां जाते हैं? आप डिक्शनरी के पास जाते हैं उसका मीनिंग ढूंढने के लिए। उसी प्रकार जब साइंस ने रिसर्च चालू किया तो जब छोटे छोटे जीव एक का करेक्टर मैच किया तो उसको एक ग्रुप में रखा। जैसे हम लोग रख दिया मानव ग्रुप में। क्यों रखा मानव ग्रुप में? एनिमल्स के अंदर में तो जानवर भी आते हैं। हम लोग ह्यूमन बीइंग नहीं कि बोला कि नहीं इस तरह का हाव भाव जितने मिलेंगे, सर में मिलेगा, बाल एक जगह आकार दिखेगा, वो खाना पूसा रहन सहन आएगा, मतलब ये एनिमल्स, मतलब ये आपको मानव के रूप में रखा जाए, ह्यूमन बीइंग के अंतर्गत में रखा जाए। क्या जानवर को ह्यूमन बीइंग बोल सकते हैं हम लोग? नहीं कर सकते। क्यों? उसका व्यवहार अलग है, उसका रहन सहन अलग है, तरीका अलग है। तो इसी प्रकार साइंस ने भी क्या किया, धीरे धीरे जाकर के इसको और भी बारीकियां से डिवाइड किया गया। तो इस बात को जो सबसे पहले मॉडर्न तरीका से जो सोचने वाले व्यक्ति थे, उसी व्यक्ति का नाम था कैरोलस लिनियस। ठीक है, हिंदी में गलत लिखा गया है, ये कार लिखा गया है, लेकिन वास्तव में इनका नाम था, ये एक साइंटिस्ट थे, स्वीडिश साइंटिस्ट। इनका नाम था कैरोलस लिनियस। ठीक है, जिसे माना जाता है मॉडर्न टैक्सोनॉमी का पिता। टैक्सोनॉमी मतलब होता है एकदम मिनिमम स्तर पर किसी भी स्पेसिस को डिवाइड करना। टैक्सोनॉमी मतलब जेनरिक और स्पेसिस लेवल पर ग्रुप को बांटे गया है, मतलब उतने माइनर लेवल पर आप अलग अलग बांट सकते हैं, उसके अलावा आप विभाजित नहीं कर पाइएगा। तो इस बात की परिकल्पना जो सोची कि इस तरह का हम लोग जीव को खोजते जा रहे हैं, उसका अरेंजमेंट कैसे किया जाए, क्या इस प्रकार अरेंजमेंट किया जाए कि हम आसानी से किसी जीव का अध्ययन कर पाए एनिमल्स में। तो इस बात को सबसे पहले सोचने वाले जो साइंटिस्ट थे, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? कैरोलस लिनियस। तो इसीलिए जिस समय बायोलॉजी जिस समय स्टार्ट किए थे उस समय ही बोले थे, और आज ही बोला जाता है कि ये क्वेश्चन रिपीट करता है, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी के नाम से जो जाने जाते हैं उस व्यक्ति का नाम क्या है? कैरोलस लिनियस। ठीक है, थोड़ा ये जो आपको पहले ही बताए थे कि साइंस जिस दिन स्टार्ट हुआ था कि आप इंग्लिश नाम याद रखिएगा, क्योंकि वो हिंदी में भी लिखा रहेगा तो वो इंग्लिश का ही रहेगा, हिंदी। अब उसका बोलिए क्या होता है, आप देखो जैसे जहां जो आप मिला वहां लिखा गया, अन्यथा वो नहीं मिला है। अब टैक्सोनॉमी हिंदी में उसको वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, तो वही बोला गया कि कैरोलस लिनियस, जिन्हें आधुनिक वर्गीकरण या मॉडर्न टैक्सोनॉमी का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है, और ये वास्तव में रहने वाले थे स्वीडन के। तो स्वीडिश वनस्पति मतलब बॉटनिस्ट थे, बाद में ये चिकित्सक ही बने, और आगे चल के वो जंतु प्राणी विज्ञान मतलब जूलॉजी का भी स्टडी किया इन्होंने। ठीक है, और इन्होंने जो सिस्टम को जन्म दिया उसी सिस्टम का नाम है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर।
अगर किसी भी जीव का अध्ययन करना है बारीकी लेवल पर तो उसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में बांटा जाता है। जैसे मैंगो आम का बोलते हैं वैज्ञानिक नाम, तो आप बोलते हैं सर मैंगो फेरा इंडिका, बोलते हैं ना। तो मैंगो फेरा जेनरिक नेम है और इंडिका स्पेसिफिक नेम है, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स। उसका साइंटिफिक नाम को उस हिसाब से रखा गया। तो मैंगो फेरा जितने भी आएंगे ग्रुप आएंगे। अब इंडिका एक पर्टिकुलर ग्रुप का नाम है, आम की वेराइटी भी बहुत सारे हैं। तो इसीलिए जो और जिसने जो नाम दिया कि किस तरह से जंतुओं को रखा जाए, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, उस नामकरण को उसने किस आधार पर पहचाना जाएगा? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। देखो नोमेन मतलब नाम, हिंदी में लिखा हुआ द्विपद नामकरण। द्विपद नामकरण मतलब ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो होता है, किसी भी प्राणी या जीव जगत को दो भाग में बांटा गया। एक ग्रुप में रखा गया जेनरिक नेम और दूसरे में रखा गया स्पेसिस नेम। जेनरिक और स्पेसिस नेम में जब किसी प्राणी को बांट देंगे तो उसी को हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल अभी जैसे प्रेजेंट में प्रैक्टिकल समझिए, जैसे भी किसी व्यक्ति का नाम होता है, दो ही नाम होता है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम होता है ना। तो ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, अगर किसी व्यक्ति को फर्स्ट नेम से पुकारा जाएगा तो उसके जाति के बारे में आइडेंटिफाई कर पाइएगा नहीं, लेकिन जैसे ही उसका लास्ट नेम लेंगे तो ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि ये क्या है, किस कहां से है, लगभग आइडेंटिफाई निकल जाता है। तो सेम उसी प्रकार जो प्राणी जगत को रखा गया कि मान लो पूरा का क्लास किंगडम आप पढ़ेंगे, क्या किंगडम के बाद आएगा फाइलम, क्लास, ग्रुप्स, ऑर्डर्स, जीनस, स्पेसीज, अगला बताएंगे आगे। तो ये लास्ट लेवल में कि दो लेवल पर आया तो पता चल सके ये किस वैरायटी का, किस क्वालिटी का है। तो इस बात को जो सबसे पहले सोचने वाले व्यक्ति थे, उस व्यक्ति का नाम क्या था? अरे नाम बताओ। कैरोलस। इतना बड़ा फोटो लगा के रखे, उन्हीं का फोटो, कोई दूसरा का फोटो नहीं है, वही साइंटिस्ट है ये, ठीक है। तो इसी साइंटिस्ट थे कैरोलस लिनियस। अपने जमाने के कितने स्मार्ट देखो तो, हाँ बाल। तो साइंटिस्ट लोग रहेगा सिर्फ तो ऐसे ही नहीं रहते हैं, साइंटिस्ट ये पूरा पागल रहता है तभी वो साइंटिस्ट बन जाता है। दो तरह का पागल होता है, एक ज्ञान की खोज में पागल और एक दूसरा दुनिया का पागल जो भटकते रहता है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है। तो समझ में आई बात। तो किसी भी प्राणी को जो नामकरण दिया जाता है किस आधार पर दिया जाता है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। याद रखिएगा, दो तीन बार बोलिएगा, याद होगा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। हिंदी में बोलेंगे तो देखो क्या नाम है? द्विपद नामकरण। तो कितना खतरनाक, हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, द्विपद नामकरण एक ही बात है, दोनों लिखा रहेगा और इंग्लिश में लिखा रहेगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सही माई बात। तो फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो नींव रखने वाले व्यक्ति का नाम कौन सा? सही माई बात। क्या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर समझ में आ गई बात? क्योंकि समझना ज्यादा जरूरी है। देखो अभी जो हमने बताया कि इस जगत में जितने भी दो ही ग्रुप में बांटा गया, एक प्लांट और एनिमल किंगडम के आधार पर। तो देखो उसके जो वंश होते थे, पौधे और जानवरों को उसके वंश को कहा गया क्या? जीनस, जीनियस। और उसकी प्रजाति को कहा गया क्या? स्पेसीज। तो इसी को बना गया जेनरिस और स्पेसीज नेम। तो वंश और उसकी प्रजाति किस वंश से आ रहे हैं आपका टाइटल से पहचाना जाता है, वही ना आता है। वंशावली बनाते थे, क्या होते? दादा परदादा चलते आते हैं। अब प्रजाति, क्या प्रजाति? अभी आप कुछ अलग है, फिर आगे चल के आपका नेक्स्ट जनरेशन अलग, मान लो इंडिया में अब चल गया फॉरेन, तो अगर वो वंश को ढूंढे कहाँ आएगा? उसको इंडिया आना पड़ेगा ना। जैसे ही प्रेजेंट में कौन है आ गई अंतरिक्ष से, व्यक्ति का नाम क्या है? विलियम्स। कितने महीने के बाद आई? 9 महीने 13 दिन। तो सोचो वहां से सैर करके अगर आप लोग, बारिश है, ठंडा है, बुखार लगा, तबियत खराब है, और अंतरिक्ष में कैसे रही 9 महीने तक? जुनून अंदर का, जब तक जुनून नहीं रहेगा ना कुछ कामयाबी नहीं होगा। क्योंकि हम लोग का एटमॉस्फेयर में इतना नेगेटिव थिंकिंग भरा हुआ है ना, पूरा एनवायरनमेंट में। आपके हम भी कभी कभी प्रभावित हो जाते हैं। तो इतनी नेगेटिव थिंकिंग है ना कि आपको आगे बढ़ने से, एक आगे गया तो 100 पीछे कदम खींचने वाला तैयार है। तो वो भी सोचते क्या करेंगे, पैसा का तो कमी नहीं, उसका फादर ऑलरेडी बिजनेसमैन है, पैसा तब पर भी कहाँ है जाएगा, आप लोग को भेजेगा तो अभी ड्यूटी करने के लिए दूसरा स्टेट में पॉसिबिलिटी नहीं है। हमको यही ड्यूटी मिलेगा तो करेंगे, यहां से हम दूसरा डिस्ट्रिक्ट तो जाए नहीं करेंगे अपना ड्यूटी करने। और वो स्पेस में चल गई तो आज उसको दुनिया जान रहा है। तो बोला जाता है स्टोरी कि अगर कामयाब बनना है तो घर को त्यागना पड़ेगा, याद रखिएगा।
अगर कामयाब को जितने भी पृथ्वी पर बने हैं महापुरुष या आदमी जो भी है या सक्सेसफुल पर्सन, उन्होंने अपने घर को त्यागा है, और जो घर की मोह माया में रहा है वो कभी भी सक्सेस नहीं, कामयाब नहीं बन पाया है, कामयाब है। ठीक है, तो आगे तो आप समझ में आ गया कि ये द्विपद बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अंतर्गत में हम लोग जीनस और स्पेसिस के आधार पर दो लैटिन शब्द का नाम देते हैं, दिया गया। ये दोनों जो है ये लैटिन शब्द है। ठीक है, जैसे आपको बताएं कि आम का साइंटिफिक नाम मैंगोफेरा इंडिका, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस बोलते हैं ना, तो जेनिक और स्पेसिस नेम है। ठीक है, तो बोला गया वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, जो नोमेनक्लेचर है, जीवों को विभिन्न समूहों में व्यवस्थित करने के लिए जो आज के जीवन में जो हम लोग उपयोग करते हैं टेक्नोलॉजी का, वही टेक्नोलॉजी हम लोग का टैक्सोनॉमी है। आज किसी भी जीव को अगर बांटना है तो उसे टैक्सोनॉमी के आधार पर ही डिवाइड कर सकते हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो। ठीक है, और इन्होंने जो अध्ययन को इसको स्टोर रखा, उस पुस्तक का नाम है सिस्टम नेचुरला। सिस्टम नेचुरली जो 1735 ईस्वी में प्रकाशित किया, जिसमें पौधे और जानवरों का वर्गीकरण है, मतलब जितने भी प्लांट और एनिमल्स हैं उसका जो स्टोर करके उसकी जो आइडेंटिटी रखी गई है, जिसकी टैक्सोनॉमी बायनोमियल नोमेनक्लेचर के आधार पर, उस पुस्तक का नाम है सिस्टमा नेचुरली, जिसे कहते हैं हिंदी में क्या, सिस्टमा नेचुरले। और इसको जो लिखने वाले वैज्ञानिक यही थे, कैरोलस लिनियस। इन्होंने इसको कब डेवलप किया था इसको, तो किसी भी जीव जंतु का अगर स्टडी करना है तो जो डिक्शनरी है उसी डिक्शनरी के पास जाएंगे, सिस्टमा नेचुरली के पास। कौन से सही में बात, तो एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। दूसरा बायनोमियल नोमेनक्लेचर्स क्या है, दूसरा इसका फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ये तीन क्वेश्चन यहां से आपके स्टोर हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई, तो आगे चलेंगे हम लोग क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिमल किंगडम। देखो जैसा कि बोला गया, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, उसको एक ग्रुप आपका क्लासिफाई किया गया है। तो वही बोला गया है कि समस्त जीव जंतुओं को सबसे पहले जो होता था, एक किंगडम से जो बांटा गया था, वो फाइलम में रखा गया था, जिसको हिंदी में कहते हैं संघ। ये पूरे प्राणी जगत जो था किंगडम था, अपना अपना ग्रुप। तो सबसे पहले जो उसे ग्रुप में रखा गया, उसको किसमें रखा गया, फाइलम में। किसमें रखा गया, फाइलम से फिर उसको तोड़ा गया, बांटा गया किसमें, क्लास में। किसमें बांटा गया, हिंदी लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इंग्लिश आपको ज्यादा बेटर है। क्लास के बाद फिर उसे बांटा गया ऑर्डर में। किसे बांटा गया, ऑर्डर। ऑर्डर के बाद उसको बांटा गया फैमिली में। किसे बांटा गया, फैमिली। फैमिली के बाद उसके बांटा गया जीनस में। किसे बांटा गया, जीनस में। और जीनस के बाद उसे बांट दिया गया किसमें, स्पेसीज में। किसे बांटा गया, तो ये जितने भी प्लांट किंगडम थे, इतने ग्रुप में इसको बांट दिए गए, क्लास क्लास। तो सेम कंडीशन देखो, आपका नाम, आप किस वंश में जन्म लिए, वंश के बाद कुल क्या था, उसके बाद कहां से आए थे, उसका किस क्लास के थे, मेल थे कि फीमेल थे, उसके वंशज की आकृति क्या थे, पहले मानव थे कि दानव थे। वही चीज है। अगर आपको अगर खोजना चालू कीजिएगा तो पहले आपको ढूंढेगा, ठीक। आपके ढूंढने के बाद अभी आपसे फिर कहां पहुंचेगा, आपका आधार कार्ड का आइडेंटिटी उठाएगा, आपका घर पहुंचेगा, पहुंच जाएगा, किस वंश का है बाबू ढूंढो। वंश के बाद कौन कुल खानदान का है, वहां पकड़ेगा उसको। फिर कुल खानदान से पता पूरा गोतिया गोत्र में एक ही कुल खानदान का है कि नहीं, उसका पूरा समुदाय कहां बिलोंग करता था, उस वंश से कहां का वह निवासी था, और उसकी समुदाय से आया हुआ था। तो ऐसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, इंडियन लोग विदेश में जाके बस गए, तो उसको कहां से, उसका नाम पकड़ेगा, माम से बाबूजी कहां था, फिर इंडिया आएगा, इंडिया के बाद क्राइम करता है, ऐसे नहीं पकड़ता है, फिर जाकर के पकड़ लेता है। और अब तो इतना भी झमेला खत्म, अब सीधा जियो टैग से पकड़ लेगा आपको। आधार कार्ड क्या है, आपका आने वाला समय में सब आपका टैग हो जाएगा, सब तो फिंगरप्रिंट से जुड़ा हुआ है। अब कहीं भी रहिए दुनिया का कोना में पकड़ ले, हाँ जी वहीं घूम रहा, पकड़ लो, मैदान में बैठल है, पकड़ को उठा के ले जाएगा। लोकेशन वही ना है, आपका मोबाइल का लोकेशन ऑन कीजिएगा तो आप क्या बोलते हैं, लोकेशन शेयर कीजिए, बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या है कि अगर वो आदमी भटकेगा नहीं, आपका मोबाइल जहां है डिवाइस, वहां मोबाइल छोड़ के घर में रख दो, शेयर। आप पढ़ रहे कोचिंग में, वो घर जाएगा, आपके पास भी नहीं करेगा। लोकेशन शेयर करते हैं ना, यही वजह है। तो समझ में आए कॉन्सेप्ट। तो ये जितने भी किंगडम से, चाहे प्लांट है एनिमल किंगडम को बांटा गया। रिमाइंड फिर से, पहला क्या है आपका, किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद
सबसे छोटा। समझ में आ गई बात? आगे देखिए, तो देखो ये तो आपका क्लासिफिकेशन किया किस किस समुदाय में आया, तो हमने उसको बांट दिया। अब यहां पर फिर क्वेश्चन एराइज हुआ, तो यहां पर जब हम जेनिक और स्पेसीज नेम में बांटे तो उसमें भी तो जीव हुआ, सिंगल सेलुलर का बना के मल्टी सेलुलर करा। एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय है, तो हम लोग तो मानव है। मानव क्या होता है? बहुकोशिकीय के द्वारा बना हुआ था। लेकिन इस ब्रह्मांड में बहुत सारे ऐसे जीव है जो सिंगल सेल का बना हुआ है, एकमात्र कोशिका का बना हुआ है। ठीक है, तो वही बोला गया। फिर आगे चल के समस्त जीव जंतुओं को दो भाग में बांट दिया गया। कितने भाग में बांटा गया? दो भाग में। पहला को कहा गया यूनिसेलुलर, जिसको कहा जाता है एक कोशिकीय या सिंगल सेल, और दूसरे कहा जाता है मल्टी सेलुलर, जिसको कहा जाता है बहुकोशिकीय। मल्टी मतलब बहुत सारे। तो फिर से जीव जगत को कितने भागों में बांटा गया? दो। कौन कौन सा? कोशिकीय या बहुकोशिकीय, इंग्लिश में बोलेंगे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब भाई देखो, जो संख्या में बहुत कम रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। ठीक है, तो जिसको आपको जिस समय सेल पढ़ाए थे उसमें ही बताए थे थोड़ी सी बात। तो देखो, एक कोशिकीय यूनिसेलुलर मतलब उसको रखा जाता है जो सिंगल सेल का बना हुआ है, एक सेल का। और एक सेलुलर प्राणी आप आंखों से देख पाइएगा जल्दी नहीं, हम लोग का बॉडी तो अनंत सेलों से बना हुआ है। तो वही बोला गया है एक कोशिकीय जीव का शरीर मात्र एक ही कोशिकाओं का होता है, और इसलिए इसे एक ग्रुप में फाइलम में नाम दिया गया, जिस फाइलम का नाम है प्रोटोजोआ। कौन सा फाइलम? प्रोटोजोआ। फाइलम को हिंदी में कहेंगे संघ और इंग्लिश में कहेंगे फाइलम। ठीक है, जैसे किंगडम के बाद फाइलम में बांटे थे आप, तो जिस संघ को कहते हैं इंग्लिश में फाइलम। तो अगर एक कोशिकीय जीव को जिस संघ में रखा गया उस फाइलम का नाम क्या है? प्रोटोजोआ फाइलम। मतलब इसके अंतर प्रोटोजोआ फाइलम के अंतर्गत में वैसे जीव को रखा जाएगा जो सिंगल सेल का बना हुआ है। सारे सिंगल सेल वाले रखे गए, एक ग्रुप उसको बिरादरी बना दिया, उस बिरादरी का नाम क्या दिया? प्रोटोजोआ। जैसे हम लोग स्टडी करते हैं, कोई मैथ का रहता है, कोई फिजिक्स रहता है, कोई केमिस्ट्री, लेकिन कंबाइन उसे क्या बोलेंगे? साइंस का स्टूडेंट है। साइंस क्या ना बोलते हैं? बोलेंगे आर्ट्स का स्टूडेंट। आर्ट्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमी आप अलग बढ़ गया। लेकिन अगर क्या हो, पहले अगर बोलेंगे ढूंढो इतने सारे में, तो पहले बोलेंगे सर आर्ट्स का, तो ये आर्ट्स में कौन सा तब बांटते हैं हम लोग। सेम कंडीशन हुआ। तो अगर सिंगल सेल वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उसको कौन सा प्रोटोजोआ में रखेंगे? प्रोटोजोआ फाइलम ग्रुप। ठीक है, दूसरे आते हैं मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर जिसको हिंदी में कहते हैं बहुकोशिकीय जीव, इसके लिए अलग अलग फाइलम बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें सबका आकार अलग है, आकृति अलग है, स्वभाव अलग है, इसीलिए इसे फिर डिवाइड किया गया मल्टी सेलुलर को अलग अलग फाइलम में। देखो, जो जितने बहुकोशिकीय जीव है उसको अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया है। तो पहला तो हमारा था ये सिंगल सेल वाला था, ये सिंगल सेल वाला था। बाकी जितने आएंगे सब मल्टी सेलुलर, मतलब एक से ज्यादा कोशिकाओं का जो बना हुआ है। तो पहला जो आपका फाइलम ग्रुप है उस ग्रुप का नाम क्या है? पेरीफेरा। क्या नाम है? और दूसरा का नाम क्या है? सिलेंट्रेटा। क्या नाम है? ये सारे इंग्लिश वर्ड है जिसको हिंदी केवल लिखा गया है, नाम सब इंग्लिश का ही है। तीसरा जो आपका नाम है प्लेटे हेलमेंथीस। क्या नाम है तीसरा? और पांचवा का नाम है एस्केरे हेलमेंथीस। क्या नाम है? और छठा का नाम है एनिलीडा। क्या नाम है? एनिलीडा। सातवां का नाम है ऑर्थोपोडा। क्या नाम है? अरे बोलो कम से कम मेरा सामने, तो घर में बोलेंगे सर बोले ये नहीं आ रहा, तो पढ़े कैसे? तो नहीं बोलने तो उसको बोलो। क्या नाम है? सातवां में क्या है आपका? आठवां में आता है मोलास्का। क्या नाम है? नौवां में है इकाइनोडर्मेटा। नौवां में क्या है? और 10वां में जो आता है कार्डोटा। कौन सा आता है? और ये फिर कार्डोटा 5 ग्रुप में बढ़ जाएगा, जिसमें एक हम लोग आते हैं कार्डोटा मतलब रीढ़ का हड्डी वाला प्राणी। तो जैसे जैसे किसी जीव का विकास होते गया वैसे वैसे वो फाइलम में बढ़ते चले गए। सही में बात? ये अलग अलग सब फाइलम है। तो मुख्य रूप से इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उसको 10 फाइलम में रखा गया है, जिसमें एक जो है पहला प्रोटो जो सिंगल सेल का है, और बाकी सब आपके मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय बने होंगे। ठीक है, तो जैसे फिर इसके बाद हम लोग बोलेंगे कौन सा ग्रुप? जैसे एनिमल्स,
हम इसमें जिसमें होता है, जैसे मानव को कौन सा आपका फाइलम में रखा जाएंगे, तो कार्डोटा है। कार्डोटा मतलब जिसमें रीढ़ का हड्डी वेल डेवलप है, पूरी तरह विकसित, इसीलिए हम लोग कार्डोटा ग्रुप में आते हैं। समझ में आई बात? तो रिमाइंड इट, फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए। आई होप कि पढ़ने आ चुका होगा, नहीं तो साथ साथ आपको बोल रहे, जिसे अगर हमारे सामने नहीं पढ़ पाओगे तो आई होप घर में खाली मच्छी का तो खत्म, दूसरा बार कहा हुआ पता ही नहीं। पहला बोलिए कौन सा है? प्रोटोजोआ, क्या बोलेंगे? दूसरा है पेरीफेरा, क्या बोलेंगे? तीसरा बोलेंगे सिलेंट्रेटा, क्या बोलेंगे? चौथा बोलेंगे प्लेटे हेलमेंथिस, क्या बोलेंगे? पांचवा बोलेंगे एस्के हेलमेंथिस, क्या बोलेंगे? छठा में बोलेंगे एनिलिडा, क्या बोलेंगे? फिर से बोलो, फिर से बोलो। सातवां बोलेंगे ऑर्थोपोडा, क्या बोलेंगे? फिर से बोलो। आठवां बोलेंगे मोलास्का, क्या बोलेंगे? फिर से बोलो, मोलास्का। नाइन में बोलेंगे इकाइनोडर्मेटा, क्या बोलेंगे? फिर से बोलो, फिर से। 10वां बोलेंगे कार्डोटा, क्या बोलेंगे? फिर से बोलो। समझ में आए? ये सारे के सारे फाइलम है। ठीक, अब हम लोग सबके एक एक करके थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे कि क्या आइडेंटिटी के कारण सबको अलग अलग फाइलम या हिंदी में संघ में बांटा गया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है प्रोटोजोआ। ठीक है, और प्रोटोजोआ का बेस्ट एग्जाम्पल होता है अमीबा। क्या एग्जाम्पल है? यही अमीबा का स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, तो देखो वही चीज लिखा गया, इस संघ में सभी जीव के शरीर जो होगा एक कोशिकाओं का बना होता है, सिंगल सेल। ये एक सेल का बना हुआ है, नॉट ए मल्टी सेल, एक सिंगल सेल। और आप जानते हैं कि एक सेल में बनने के लिए उसमें कितने सारे और रहते हैं सेल ऑर्गेनल्स? पढ़ाए थे ना कोशिका में कि अगर सेल रहना तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया रहना जरूरी है कि नहीं? नहीं, नहीं रहेगा तो फिर एनर्जी कौन देगा? लाइसोसोम, हाँ, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस, देखो एंडोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, आप सेंट्रल वैक्यूल, लाइसोसोम, सूडोपोड, फूड ऑर्गेनिज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, फूड वैक्यूल्स, सारे के सारे आए ना। तो ये कोशिका को जीवित रहने के लिए जो चीज आवश्यकता है, चाहे वो सिंगल सेल या मल्टी सेल, मल्टी सेल आएगा तो दो गो सारा फंड ऑर्गेनल सेल ऑर्गेनल अलग अलग इसमें भी होगा। ये थोड़ा होगा कि इसका वाला इसके साथ शेयर करेगा, जल्दी नहीं करेगा, वो आपातकालीन स्थिति में शेयर करता है। तो वही बोला गया कि ऐसे जीव जो सिंगल सेल्स के बने रहते हैं उनको रखा गया है प्रोटोजोआ फाइलम में। किस फाइलम में रखा गया है? फाइलम। ठीक है, और इसके शरीर में कोई भी उत्तक नहीं पाया जाता। उत्तक को इंग्लिश में कहते हैं टिश्यू। अब बोलेंगे सर ये टिश्यू क्या है? जब एक से ज्यादा कोशिकाएं मिलकर के जिस ऑर्गन का निर्माण करते हैं उस अवस्था को कहते हैं हम लोग टिश्यू। टिश्यू कहने का मतलब मोर देन वन सेल, एक से ज्यादा कोशिकाएं मिलकर के जब किसी ऑर्गन का निर्माण करते हैं तो वो टिश्यू ऑर्गन कहलाता है। ठीक है, तो बोला गया। और इसमें प्रजनन देखो, ये जो होता है इसमें रिप्रोडक्शन की क्रिया बहुत तेजी होती है, सेल्फ रिप्रोडक्शन होता है, टूटेगा बनेगा, टूटेगा बनेगा। इसीलिए ये वास्तव में क्या होता है? मृत पोषी होते हैं, मतलब ये डिपेंडेंट अपने आप करते हैं। और इसका सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव का जो उदाहरण जो है, जिसका नाम देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव जो प्रोटोजोआ ग्रुप में रखा गया, उसका नाम नहीं भूलिएगा, एसीरा बुलेरिया। क्या नाम है? माने सिंगल सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन, जीव। उस जीव का नाम क्या है? फिर से बोलो, फिर से बोलो। क्योंकि देखिए आप पढ़ रहे एक कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सब इंपॉर्टेंट, ये डेफिनेशन नहीं पूछेगा लेकिन जानना जरूरी है, लेकिन उसका एग्जाम्पल मस्ट भी है। ई याद की तो आप नहीं जानते, सिंगल सेल का तो डिस्क्रिप्टिव तो नहीं मारना है। हाँ, जो कमीशन का एग्जाम में लिखेगा उसको डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ता है। आप तो एमसीक्यू वाले हैं तो एमसीक्यू वाले का तो सिंगल है, सिंपल। ठीक है, तो ये जनरली जो होता है सिंगल सेल्स का, अगर बोलेगा उस ऑर्गेनिज्म सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म तो उसका नाम क्या है आपका? एसीरा बुलेरिया। फिर से बोलो, एसीरा। ठीक है, इसे कौन सा फाइलम में रखा गया है? प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ फाइलम की पहचान क्या है? सिंगल सेल का बना होता है, एक कोशिकीय। देखो इसके बाद
इसमें अलग अलग पहले बताएं कि प्रोटोजोआ फाइलम में कुछ पर्टिकुलर विशेषताएं हैं जो इसको अलग रखा हुआ है। अब देखो, अब इसमें बोला गया है कुछ हरे प्रोटोजोआ होते हैं। तो हरा प्रोटोजोआ का मतलब ही समझ जाइए कि वो भोजन का प्रोडक्शन खुद ही करेगा, जिसका नाम है पैरामीशियम। क्या नाम है? तो देखो, यह भोजन सीलिया द्वारा ग्रहण करता है। तो ये सीलिया जो होता है इसके शरीर में लगे रहते हैं, तो जिसके माध्यम से भोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये भोजन किसके द्वारा ग्रहण करेगा? सीलिया के द्वारा। तो अगर हरा प्रोटोजोआ का अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो वो कौन सा आपका एग्जाम्पल है? पैरामीशियम। क्या एग्जाम्पल है? क्या एग्जाम्पल? पैरामीशियम्स। तो देखो, अपना अमीबा जो होता है अपना भोजन कूटपाद, हिंदी में बोला गया कूटपाद विधि, जिसको इंग्लिश में बोला गया फेगोसाइटोसिस। ये फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन को क्या करता है? ग्रहण करता है। ठीक है, तो हिंदी में लिखा रहेगा कौन सा विधि? मेथड। और इंग्लिश से बोला जाएगा तो क्या लिखेगा? फेगोसाइटोसिस। क्या बोला गया? फेगो। तो अमीबा बोला जाएगा अपना भोजन किसके किस प्रोसेस के द्वारा ग्रहण करेगा, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फेगो। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कूटपाद विधि। विधि मतलब प्रोसेस, क्रिया। आप लोग जब सेल के बारे में पढ़ाए थे तो वहां पर भी बोले थे इंपॉर्टेंट, और यहां पर भी देखो, यूग्लिना एक ऐसा जीव है कि ये इसके पास दोनों कंडीशन मतलब ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों कैरेक्टर पाए जाते हैं। ऑटो मतलब वो खुद भोजन बनाने वाले, हेट्रो मतलब दूसरे पर डिपेंडेंट रहने वाले। तो यूग्लिना एक कोशिकीय मतलब यूनिसेलुलर या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो दिन में प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये अपना भोजन कर लेता है, क्योंकि ये ग्रीन होता है, फोटोसिंथेसिस मेथड द्वारा कर लेगा। लेकिन रात के समय में ये दूसरे छोटे छोटे जीव को खा जाता है। तो आगे पढ़ाएंगे, एक न्यूट्रिशंस का एक टॉपिक आता है ऑटो और हेट्रोटॉपिक। ऑटोटॉपिक मतलब को ऐसे ग्रुप का में रखा गया, प्लांट में पढ़ाएंगे कि जो अपना भोजन खुद बनाती है, जैसे हम लोग का क्या होता है? प्लांट मुख्य रूप से। और हेट्रोटॉपिक में मतलब होता है क्या? अमर बेल का लत्ता। लत्ता देखिए ना, पीला पीला वाला, देखो क्या होता है उसको, कहीं भी होता है कोई झगड़ा करता है तो उसे घर में फेंक देता है, पूरा झाड़ी में पूरा लपटा जाएगा। मतलब फूल का गाछ पूरा देखिएगा पूरा खूबसूरत लगा हुआ है, बस एगो फेंक, इतना छोटा खाली फेंक दो ना, देखो 2 महीना का बाद का होगा, वो पूरा का पूरा जंजाल कर देगा, पूरा लपेट देगा और फूल का खूबसूरती नष्ट कर देगा, क्योंकि वो भोजन से वो हेट्रोटॉपिक ग्रुप में, जिसको अमर बेल हिंदी में बोला जाता है। तो ये जो यूग्लिना ऐसा जीव है जिसमें दोनों कैरेक्टर पाया जाता है। दिन का समय में ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा वो क्या भोजन तैयार कर लेता है, और रात में सनलाइट मिलेगा उसको नहीं, तो भोजन कैसे करेगा? तो छोटा छोटा जो जीव रहेगा उसको खा के पचा लेता है। समझ में आई बात? देखो, तो इसीलिए देखो यूग्लिना को बोला गया है इसमें जंतु मतलब एनिमल्स और पादप मतलब प्लांट दोनों का कैरेक्टर पाया जाता है। तो यूग्लिना में प्लांट्स एंड एनिमल्स, आपसे एग्जाम में पहला पूछा जाएगा वैसे जीव का नाम बताइए जिसमें प्लांट और एनिमल दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसका नाम क्या रहेगा? यूग्लिना। क्यों रहेगा पता चल गया? वाई? इसलिए कि ये अपना दिन के समय में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन बना लेती है, और रात के समय में ये भोजन नहीं बनाने के कारण दूसरे जीव से खा लेते हैं। जैसे हम लोग अपना भोजन बना पाते हैं? वो खाते हैं, वो नहीं कि कच्चा। कहां से? आम कहां से रहेगा? आलू कहां अपने बनाए आलू? नहीं, हम लोग पौधे द्वारा जो तैयार किए जाते हैं प्रोडक्ट उसका सेवन करते हैं। इसीलिए हम लोग हेट्रोटॉपिक ग्रुप में है, ऑटोटॉपिक ग्रुप में नहीं है। और बोलेंगे तो क्या कॉर्निवोरस, हार्बीवोरस, आगे पीरियड पढ़ा जाता है उसमें बताया जाएगा। तो यहां तक समझ में आई बात? नाउ तो आपको जो बोला जाता है यहां तक दिक्कत कुछ नहीं है। आगे अगला जो ग्रुप रखा जाता है उस ग्रुप का नाम है पेरिफेरा। क्या ग्रुप है? ठीक है, इंग्लिश में वही लिखा हुआ है पेरिफेरा। ठीक है, देखो यहां से देखो फोटो इसलिए लगाए हैं, ये मल्टी सेलुलर होता है, बहुत सारे सेल्स का बना हुआ है। डिस्कवरी चैनल देखते हैं कोई? देखिएगा डिस्कवरी चैनल में यही सब दिखाई दे रहता है। एक अलग होता है ओशियन डिस्कवरी, पूरा समुद्र के जीव जानवर को दिखाएगा। है ना? जीव देखो, ऐसा ऐसा जीव, जीव है क्या बोलेंगे इसको? ये हो गाछ उछ कहीं होगा, समुद्र में जाइएगा तब मिलेगा। सब इसे समुद्र में ज्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है,
तो ये जो होता है जिसको स्पंज कहते हैं, ये स्पंज का फोटो लगा हुआ है, ये मल्टी सेलुलर होता है, मतलब मोर देन वन सेल्स का बना रहेगा। तो बोला गया इस ग्रुप में जो रखा गया है इसे रखा गया पोरीफेरा ग्रुप का। तो बोला गया इसमें कोशिकाएं अधिक होती है, अर्थात ये बहुकोशिकीय मतलब मल्टी सेलुलर होते हैं, किंतु कोशिकाएं आपस में जुड़ करके कोई अंग मतलब ऑर्गन का निर्माण नहीं कर पाता है। देखो कितना सारा, कोई ऑर्गन बना पाया है? ये सब सिंगल सिंगल एकदम, जैसे होता है ना गांव का तालाब में देखोगे झाड़ का तरह निकलेगा इस तरह, वो नहीं समझेगा समुद्र में। तो ये स्पंज का फोटो है, एक जीव है। तो बोला गया किंतु ये आपस से मिल करके क्या होते हैं, ऑर्गन का निर्माण नहीं होते, मतलब प्रिमिटिव क्वालिटी का है। अभी स्टार्टिंग क्वालिटी जिसको बोलते हैं प्रिमिटिव, प्रिमिटिव समझते हैं ना, इनिशियल पीरियड। अभी हम लोग का ये जीव जगत का डेवलप होना चालू हुआ, मतलब सृष्टि जैसे बोले तो जीव कैसे बना, तो पहले सिंगल सेल बना, मल्टी सेल, क्योंकि हिस्ट्री वाले आदि मानव समझते हैं और साइंस वाले अमीबा से समझते हैं कि कैसे जन्म हुआ होगा, पूरा मानव बना है वो, तभी तो ये कार्डोटा तक गया। तो सबका अपना अपना थॉट, अपना अपना व्यू था, इसीलिए साइंस और आर्ट्स वाला झगड़ा करता है। आर्ट्स वाला प्राकृतिक देन है, पहले बानर थे हम लोग, साइंस वाला बोला बानर उन्होंने कुछ नहीं थे, हम लोग यहाँ रिसर्च से यहाँ देख रहा है वो, ठीक है। तो ये बोला गया है जो पेरिफेरा ग्रुप में रखा जाता है उसमें जो सेल्स मोर देन वन सेल होते हैं, लेकिन ये कोई ऑर्गन का निर्माण नहीं करेगा, याद रखिएगा। तो अगर कहीं बोलेगा कि कोशिका है मतलब ऑर्गन का निर्माण किस ग्रुप में नहीं होगा, तो किस ग्रुप में नहीं होगा, पेरिफेरा ग्रुप में, ठीक है। लेकिन ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग ऑर्गन का निर्माण, जैसे हाथ का निर्माण क्या हो, मल्टी सेलुलर से बना हुआ, दैट इज कॉल्ड ऑर्गन। आंख हमारा एक ऑर्गन है ना, आइस, ये मल्टी सेलुलर है, बट ये नहीं, नॉट ए मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि पोरीफेरा को रखा गया है ऐसे, ये प्रिमिटिव स्टेट में है, मतलब ये पेरीफेरा जो इससे पहले था हम लोग का, उससे एक स्टेप आगे का। तो इन जीवों का शरीर जो होता है असंख्य छिद्र पाया जाता है, देखो होल्स, ये सारे देखिए ना, जैसे सिंपल सा है जो हम लोग पानी देने वाला पाइप होता है, डिलीवरी पाइप, उसे काट काट के झुंड बना दो, तो बस दैट्स लाइक स्ट्रक्चर्स। तो इसीलिए ये जो होता है इसका शरीर कैसा होता है, असंख्य छिद्र या होल होता है। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, उसके एग्जांपल का नाम क्या है, स्पंज। क्या नाम है, तो स्पंज को कौन सा रखा गया फाइलम में, पेरीफेरा। और अमीबा को कौन सा फाइलम में रखा गया है, प्रोटोजोआ। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो आज की कक्षा ही तक, इसके आगे कक्षा में आगे की होगी। धन्यवाद।